हाँ नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनिल जैन और आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। पिछली क्लास में मैंने संसद के बारे में आपको पढ़ाया, लोकसभा भी पढ़ा, राज्यसभा भी पढ़ा। संसद में जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है वो भी मैंने पढ़ा। इसके अतिरिक्त कल जो क्लास हुई थी वो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, सदन के नेता क्या होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है, विप संचेतक जिसे कहते हैं वो कैसे जारी किया जाता है, शैडो कैबिनेट क्या होती है। इन सारी की सारी चीजों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में और पिछले व्याख्यान में सारी की सारी चीजों को सम्मिलित किया था। आज हम संसद की प्रक्रिया के तहत, विधि निर्माण की प्रक्रिया के तहत, दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो एक प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में भाग लेने के लिए कितने प्रकार की चीजें पेश की जाती हैं संसद में। जैसे आपने सुना होगा कि संसद में विधेयक पेश किया गया। कई बार आपने सोचा होगा कि संसद में किसी सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया। कई बार आपने सुना होगा कि संसद में संकल्प पेश किया गया। तो ये तीनों चीजें क्या है और इनका औचित्य क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, इनके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तीन चीजें, विधेयक क्या होता है, प्रस्ताव क्या होता है और संकल्प क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि इन तीनों चीजों का जो औचित्य होता है वो संसदीय प्रक्रिया के तहत इनका उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से कोई लोक महत्व का कोई विषय हो तो उस समय हम प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। साधारण लोक महत्व का कोई विषय हो तो उसके लिए हम संकल्प पेश कर सकते हैं। सरकार के ऊपर दबाव डालने वाले प्रस्ताव अलग होते हैं। संसदीय प्रक्रिया में भाग लेने और अपने प्रस्ताव को तवज्जो देने के लिए, अपनी बात को तवज्जो देने के लिए प्रस्ताव अलग होते हैं, विधेयक अलग होते हैं। सारी की सारी चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन हम एक ही चीज को ये ऐसा समझते हैं कि ये तो संसदीय प्रक्रिया है तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों के अर्थ अलग अलग है। ठीक है, किस किस की बात की हमने? सबसे पहले हमने की आपसे विधेयक की। हाँ आ जाइए। सबसे पहले हमने बात की विधेयक। इसके बाद प्रस्ताव और इसके बाद संकल्प। संकल्प दिखने में विषय वस्तु की दृष्टि से आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन तीनों में अंतर है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि विधेयक गैर सरकारी भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं। यदि सरकार के किसी मंत्री के द्वारा सदन में पेश किया जाता है कोई विधेयक तो उसको अपन कहते हैं सरकारी विधेयक, और यदि संसद के किसी सदस्य के द्वारा विधेयक पेश किया जाता है तो उसको अपन कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। सामान्यतः ये विधेयक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। एक होता है सामान्य विधेयक, ठीक है, दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा होता है धन विधेयक और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, विधेयक मतलब एक ऐसा प्रस्ताव या एक ऐसा प्रपोजल जिसके तहत किसी विधि का या किसी विधेयक का निर्माण किया जाना हो, है ना। लोक महत्व का या सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा पहलू है जिसके तहत किसी कानून का निर्माण किया जाना है, किसी अधिनियम का निर्माण किया जाना है, किसी संविधि का निर्माण किया जाना है। तो जब विधि के निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है तो उसको कहा जाता है विधेयक। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। क्लियर। इसके बाद प्रस्ताव, लोक महत्व, ध्यान रखना, लोक महत्व। सदन के किसी सदस्य को यदि ऐसा लगता है कि कोई विषय, कोई मामला
लोक महत्व का है, जिस पर सदन में चर्चा होना चाहिए, जिसमें सदन के सदस्यों के विचार विमर्श की जरूरत है, जिनके वाद विवाद की जरूरत है और उनके समर्थन की जरूरत है, उनकी सहमति की जरूरत है। तो इससे रिलेटेड यदि कोई सदस्य सदन में कोई प्रपोजल पेश करता है तो उसको कहा जाता है प्रस्ताव। दोनों में अंतर क्या है? विधेयक जब पेश किया जाता है तो क्यों किया जाता है? किसी विधि का निर्माण किया जाना हो, है ना। किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में यदि आप किसी विधि का निर्माण कर रहे हैं तो वो विधेयक है। और लोक महत्व का कोई विषय है जिस पर सदन की चर्चा की जरूरत है, वाद विवाद की जरूरत है, सदन की राय की जरूरत है, इसके लिए यदि कोई सदन में पेश किया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रस्ताव। ठीक है। तीसरा होता है संकल्प। इसमें लिखा है लोक महत्व, यहां लिखा है साधारण लोक महत्व। साधारण लोक महत्व। यदि कोई साधारण लोक महत्व का कोई विषय है तो उसको लेकर यदि सदस्य सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यदि कोई प्रस्ताव करता है तो उसको कहते हैं संकल्प। दोनों में अंतर क्या है? ये लोक महत्व अर्थात इसको अपन कह सकते हैं कि विशेष लोक महत्व का हो, ठीक है। और ये क्या है? साधारण लोक महत्व का हो, ठीक है। और ये क्या है? विधेयक, है ना। जब किसी विधि का निर्माण करना हो, किसी अधिनियम का निर्माण करना हो तो उसके लिए फिर आप विधेयक कह सकते हैं। सामान्य अर्थों में यदि देखा जाए तो ये तीनों प्रस्ताव है। संकल्प भी प्रस्ताव है, प्रस्ताव तो प्रस्ताव है ही, और विधेयक भी प्रस्ताव है। लेकिन संसदीय भाषा में इनको अलग अलग नाम दिया गया और तीनों के अलग अलग प्रकृति है, तीनों के अलग अलग कार्य है, तीनों की अलग अलग प्रक्रिया है। क्लियर ना। तो विधेयक के बारे में अपन को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ये इस बारे में बात हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिर्फ प्रस्ताव की। आपको पता होगा कि बगैर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के सदन में किसी भी प्रस्ताव को पेश किए बगैर वो कानून नहीं बन सकता। यदि सरकार को कोई भी काम करना है या संसद सदस्य को किसी अपनी बात को, उसकी अपनी मांग को या उसके अपने जो क्षेत्रीय समसामयिक विषय है उसको लेकर यदि किसी प्रकार की कोई अंजाम तक उसको पहुंचाना है तो उसे संसद में लाना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा में लेके आए चाहे राज्यसभा में लेके आए, ठीक है। और जब तक सदन से उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? प्रस्ताव की। इसमें क्या लिखा? लोक महत्व का हो, विशेष लोक महत्व का हो, ठीक है। अब ये प्रस्ताव दो तरीके से पेश किए जाते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि सरकार पर दबाव डालने के लिए कौन कौन से प्रस्ताव हैं। किस पर दबाव डालने के लिए? सरकार पर। सरकार पर दबाव डालने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए। और दूसरा होता है सामान्य प्रक्रिया, सामान्य दृष्टि से सरकार पर दबाव डालना मतलब जैसे अपन कहते हैं कि संसद के जो कार्य होते हैं उनके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्यपालिका संबंधी, दूसरा होता है व्यवस्थापिका संबंधी, तीसरा होता है न्यायपालिका संबंधी। बेसिक इसका काम क्या होता है? विधियों का निर्माण करना। यदि मूलतः यदि अपन देखें तो संसद का एक ही काम होता है, विधियों का निर्माण करना। बाकी जो काम है वो एडिशनल है, मूल काम नहीं है। मूल काम उसका क्या है? विधि का निर्माण करना, ठीक है। लेकिन फिर भी संसद, चूंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और कार्यपालिका पूरी तरह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति, और इन दोनों के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसलिए हमें इस बात का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि संसद के वो कौन से कार्य हैं जिनके तहत वो कार्यपालिका के कार्य करता है। तो कार्यपालिका के कार्य तो निश्चित है कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद करेगा, लेकिन संसद के पास कुछ अधिकार उसे दिए गए हैं कि वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रख सकती है। ध्यान रखना आप, मूल कार्य नहीं है विधायिका के पास कि वो कार्यपालिका के किसी भी कार्य, वो विधायिका नहीं कर सकती न्यायाधीशों की नियुक्ति, विधायिका नहीं कर सकती मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधायिका नहीं कर सकती नीति और योजनाओं का निर्माण। ये कौन करेगा? ये कार्यपालिका ही करेगी। लेकिन उस कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसकी जो जवाबदेही है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के प्रति, संसद के प्रति, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निकाला जाए, हम कैसे समझें कि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वह सरकार से प्रश्न कर सकती है। क्या कर सकती है? प्रश्न कर सकती है। किसी मंत्री से प्रश्न कर सकती है, प्रधानमंत्री से प्रश्न कर सकती है, मंत्रिपरिषद के समूह से प्रश्न कर सकती है। प्रश्न करना मतलब
इस बात की जानकारी लेना कि सरकार काम क्या कर रही है। कोई लोक महत्व का कोई विषय है, कोई समस्या में घटना घट जाती है, कोई महत्वपूर्ण विषय सदन में आ जाता है, तो इन सारी की जो सरकार की जिम्मेदारी है, तो उन पर सरकार का रवैया क्या है, सरकार के मंत्री क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या योजना है, उनकी क्या प्लानिंग है, इन सारी की सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए संसद के सदस्यों को अधिकार दिया गया है कि वो सरकार के मंत्रियों से प्रश्न करें और जानकारी लें। समझ में आना? तो ये जो प्रश्न करके, एक्चुअली अभी आप समझोगे कि प्रश्न करना मतलब सूचनाओं को संग्रहित करना। भाई संसद का कोई सदस्य यदि मंत्री से प्रश्न करेगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा, हमें सूचना लेना। लेकिन इनडायरेक्ट इसके तह में जाया जाए तो इसका मतलब होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। जैसे कोई पत्रकार कलेक्टर के पास जाता है, कलेक्टर से पूछता है कि भाई प्राकृतिक आपदा हुई थी, केंद्र सरकार ने उसका मुआवजा राशि आपके अकाउंट में डाल दी, खजाने में डाल दी है, आपने किसानों के लिए अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया? मुआवजा देने का काम कौन करता है? कलेक्टर करता है। राशि कहां से आई? सरकार से। पत्रकार उससे क्यों पूछ रहा है कि आपकी जो जवाबदेही है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अभी तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? तो वो प्रश्न, एक प्रकार से जो प्रश्न पूछते हैं वो किसके ऊपर नियंत्रण है? कलेक्टर के ऊपर। किसका? पत्रकारिता का। क्यों? पत्रकार वो किसके लिए काम कर रहा है? जनता के लिए काम कर रही है। संसद में जो सदस्य बैठा है वो किसके लिए काम कर रहा है? जनता के लिए काम कर रहा है। तो वो जो प्रश्न करता है वो अपने हित के लिए काम नहीं करता, वो जनता के लिए काम कर, वो जनता का सदन है। समझ में आना? तो जनता के महत्व के जो चीजें हैं, जो प्रश्न है, वो सरकार से पूछती है और सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि आपने इस दिशा में काम किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपकी आगे की क्या योजना है, अभी तक यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। ये सारी की सारी चीजें समझ में आना? तो ये जो संसद के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने के जो अधिकार दिया गया है वो एक प्रकार से कार्यपालिका के ऊपर संसद का नियंत्रण ही है। और जब नियंत्रण के रूप में वो काम करती है तो अपन कहते हैं संसद की ये कार्यपालिका संबंधी कार्य है। क्लियर ना? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरकार के दबाव डालने के लिए कौन कौन से इसके पास साधन है। कल मैंने आपको बताया था, एक होता है प्रश्नकाल, कल चर्चा हुई थी इसके बारे में, और दूसरा होता है शून्यकाल। इसके बारे में हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन ये दोनों काल ऐसे हैं, ये दोनों समय ऐसे हैं। संसद का जो पहला घंटा होता है जिसे अपन प्रश्नकाल बोलते हैं, जो चलता है 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। इसमें जो सदन के जो सदस्य होते हैं वो सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और जानकारियां लेते हैं। जो भी लोक महत्व के जो प्रश्न होते हैं उनसे पूछ के उनसे जानकारियां अर्जित करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, तरांकित, अतरांकित और अल्प सूचना वाले। तरांकित का मतलब होता है मौखिक, मौखिक पूछोगे तो मौखिक आंसर मिलेगा, लिखित पूछोगे तो लिखित मिलेगा। और अल्प सूचना का मतलब होता है कि 10 दिन पहले इसकी सूचना स्पीकर को देनी पड़ती है, सभापति को देनी पड़ती है, और जब वो स्वीकृति दे देता है उसके बाद फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम आपको कल बता चुके हैं, प्रश्नकाल। और दूसरा होता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है? 12 बजे से 1 बजे तक, है ना, जो 1 घंटे का काल होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। इस शून्यकाल में भी लोक महत्व के विषय पर संसद के सदस्य सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है प्रश्नकाल और शून्यकाल में कि प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो नियोजित होते हैं, अर्थात उस पर स्पीकर की स्वीकृति होती है, स्पीकर उसको अपने क्रम में लाता है, एक एक प्रश्न को उठाता है, एक एक सदस्य को खड़ा करता है, फिर आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ जब शून्यकाल होता है तो इसमें कोई स्पीकर की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, कोई भी सदस्य किसी भी मंत्री से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। समझ में आना? सबसे ज्यादा जो विवाद की स्थिति सदन में बनती है वो शून्यकाल में बनती है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि शून्यकाल जो होता है ये भारत का एक नवाचार है। नवाचार मतलब भारत ने ही इस पद्धति को शुरुआत की 1965 में, कल मैंने आपको बताया था। क्लियर ना? चलिए, अब सरकार पर दबाव डालने वाले कौन कौन से प्रस्ताव हैं। सबसे पहला विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। किसका विशेषाधिकार? लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनके अपने विशेषाधिकार हैं। हर सदस्य के अपने विशेषाधिकार हैं। संसदीय प्रक्रिया में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। कई बार सदन में क्या होता है कि सत्ताधारी जो मंत्री होता है सदन में, चाहे वो अपना भाषण दे रहा हो
या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद कर रहा हो, या उसकी ऐसी कुछ गतिविधियां होती है सत्ता मद में आने के कारण कि वो दूसरे के सदस्यों के अधिकारों का हनन कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी मंत्री से कहा कि आपको 5 मिनट बोलना है, 5 मिनट के बाद सामान्य सदस्य बोलेंगे और मंत्री 5 मिनट ना बोल के 15 मिनट बोल रहा है, तो ये क्या हो गया? हनन हो गया ना दूसरे का। भाई जो 10 मिनट उसको मिल रहा था, आपने 5 मिनट आपने खत्म कर दिया इसको। समझ में आना? तो इस प्रकार से जो संसदीय जो विशेषाधिकार होते हैं, सामान्यतः जो सत्ताधारी जो दल के लोग होते हैं, चाहे वो मंत्री हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो, ये आउट ऑफ वे जाके काम करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि सदस्य को लगता है कि माननीय मंत्री जी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा विशेषाधिकार का हनन कर रहा है, तो वो वहां पर प्रस्ताव कर सकता है। समझ में आना? वो प्रस्ताव करना इसका मतलब है मंत्री की निंदा करना, कि मंत्री होने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि हमें कितना बोलना है और हमें कौन सी बात करनी है, किस मामले पे कितनी बात करनी है, क्या तर्क देना है। कई बार मंत्री लोग क्या करते हैं कि अपने फ्लो में आके तर्क तथ्य जो देते हैं वो गलत दे देते हैं, आउट ऑफ वे जाके बात करने लगते हैं। बात कर रहे हैं आपसे लोकपाल बिल की और वो बात करने लगे किसी और बिल की, तो क्या हो गया? यहाँ विषयांतर हो गया ना। आप भी विषयांतर हो, सदन को विषयांतर कर दिया, तो फिर कोई भी सदस्य इसका क्या कर देगा? ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो ऑब्जेक्शन करने के लिए वो क्या करेगा? ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करेगा। समझ में आना? इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को जब पेश किया जाता है तो उस मंत्री को ऊपर हिदायत दी जाती है कि आप अपनी सीमाओं में रह के काम करें, आप किसी दूसरे सदस्य के विशेषाधिकार का हनन ना करें। एक प्रकार से ये मंत्री को आईना दिखाने वाली चीज है। उसको बताया जाता है कि आप भले ही सरकार में हैं, लेकिन आप संसदीय प्रक्रिया से उसके अधिकारों से बंधे रहें, उसकी मान मर्यादा को समझें। तो एक प्रकार से ये निंदा है। ठीक है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपने सुना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी के द्वारा सत्ता पक्ष के खिलाफ लाया जाता है। जब कभी भी आपको चूंकि पता होगा कि जो मंत्री परिषद होती है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। और लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उस राजनीतिक दल की सरकार बनती है और उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, और जो मंत्री परिषद होती है वो उन्हीं में से ही चुने जाते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए संसदीय प्रक्रिया के अकॉर्डिंग तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। यदि सदन में किसी विधेयक को लेकर या सरकारी विधेयक को लेकर कोई ऐसा माहौल तैयार हो जाता है कि सरकार वहां उस विधेयक को पास नहीं करा पा रही है, या सरकार बैकफुट पे आ गई है किसी मामले को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, या देश में ऐसी कोई बड़ी घटना घट गई है जिसकी जवाबदेही सरकार नहीं ले रही है, उस घटना को लेकर हो सकता है कि घटक दलों में जो रूलिंग पार्टी है, जो संगठित जो राजनीतिक दलों के समर्थन से जिन्होंने सरकार बनाई है, हो सकता है कि उस राजनीतिक दल के लोग उसके मत से सहमत ना हो और उन्होंने अपना अलग मत देना शुरू कर दिया हो। तो ऐसी परिस्थितियों में जब विपक्ष को यह लगता है कि सरकार घिर चुकी है, सरकार अल्पमत में है, सरकार के ही राजनीतिक दल उसके सपोर्ट में नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष सदन में एक अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। समझ में आना? इसके नियम होता है कि इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। कितने सदस्यों का? 50 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। और यदि 50 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है, अविश्वास प्रस्ताव सदन में लोकसभा में पेश किया, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है। लोकसभा में पेश किया जाएगा, स्पीकर अनुमति देगा, उस पर बहस होगी, मतदान होगा। मतदान के बाद यदि ऐसा मत में आता है, मत विभाजन में यदि आता है कि सरकार के एंटी में मत ज्यादा पड़े हैं, तो उसी क्षण सरकार को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। सरकार मतलब कार्यपालिका, सरकार मतलब कार्यपालिका। तो नियंत्रण किसका हो गया? संसद का। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? वो प्रस्ताव जो संसद कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है। क्लियर ना? तो इस प्रकार से दूसरा प्रस्ताव हो गया अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा होता है निंदा प्रस्ताव। तीसरा होता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव किसी की भी निंदा करना है ना। निंदा का मतलब होता है कि कोई एक मंत्री या मंत्रियों का कोई समूह या पूरा मंत्री परिषद किसी के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव
लाया जा सकता है। कौन लाएगा? संसद के सदस्य, विशेष रूप से कौन? विपक्षी। सत्ता पक्ष वाले तो बोलेंगे नहीं, विपक्षी बोलेगा। किसी मंत्री ने कोई असंसदीय आचरण कर दिया, किसी मंत्री ने असंवैधानिक कोई काम कर दिया, किसी मंत्री ने कोई ऐसा काम कर दिया जो लोक लाज लोक व्यवहार के खिलाफ हो, किसी मंत्री ने ऐसा कोई काम कर दिया जो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ हो, किसी मंत्री ने ऐसा कोई काम कर दिया जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ हो। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि मंत्री ने ऐसा कोई काम कर दिया है तो संसद का सदस्य सदन में चिल्ला के यदि उसको बात करेगा तो कौन सुनेगा? इससे बेहतर है कि क्या लेके आ जाओ? एक निंदा प्रस्ताव लेके आ जाओ। समझ में आया ना? लिखित में निंदा करना और बोल के निंदा करना, अंतर है ना दोनों में। मुंह चला दिया, क्या असर पड़ा? एक आध दो लोगों ने सुन लिया, छोड़ो छाड़ो। और लिखित में प्रस्ताव, तो इसका प्रभाव क्या है? सब पे पड़ेगा। समझ में आया ना? तो ये निंदा प्रस्ताव भी लगभग इसके लिए 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत होती है। ध्यान रखना, कितने सदस्यों की? 50 सदस्यों की। जब ये निंदा प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है और यदि वो पास हो गया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि ये पास हो गया तो ऐसा नहीं कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा या सरकार भंग हो जाएगी। सरकार भंग सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, वो होती है अविश्वास प्रस्ताव में। निंदा प्रस्ताव यदि पास भी हो गया तो सरकार को, निंदा प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, सरकार भंग नहीं होती है। बस ये होता है कि विपक्ष ने अपनी खुन्नस निकाल ली। समझ में आया ना? उसकी जो खुन्नस थी, उसके अंदर जो पीड़ा थी, उसने निंदा प्रस्ताव से निकाल दी। क्लियर? इसके बाद आता है एक धन्यवाद प्रस्ताव। अब सोचिए आपकी धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार पर कैसा नियंत्रण? ये तो सरकार को बढ़ाने वाली चीज है, सरकार को अप्रिशिएट करने वाली चीज है, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव किसको, किसके खिलाफ, क्यों? है ना? प्रश्न उठना चाहिए। आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। एक बात। दूसरा, जब हमारे यहाँ कोई विशेष अधिवेशन होता है, 3 अधिवेशन होते हैं, ये तो आप जानते हैं। उन तीनों अधिवेशनों की जब शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत में ही राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। दूसरी बात। तीसरी बात, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है, या बजट सत्र आयोजित किया जाता है, तो बजट पेश करने के पहले राष्ट्रपति अपना भाषण देता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना भाषण देता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो भी भाषण देता है वो अपने मन से नहीं देता, है ना? उसके लिए सरकार लिख देती है जो भी चीजें हैं, सरकार अपनी तारीफें लिखती है, सरकार की क्या योजना है, उसने क्या क्या काम किए, SC ST के लिए क्या काम किए, विकलांगों के लिए क्या किया, महिलाओं को क्या किया, ये सारे समुदायों को कवर करके उसकी तारीफ में एक पुलंदा तैयार किया जाता है और उस ड्राफ्ट को जो है राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है और राष्ट्रपति फिर उसका वाचन करता है और उसी वाचन को कहा जाता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रपति का अभिभाषण। क्लियर? अब राष्ट्रपति को कोई आलोचना कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता भैया, संविधान के महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ है ना? तो सरकार के जो पक्षों के होंगे, जिसको अपन सदन का नेता बोलते हैं, कल भी अपन ने बात की थी, सदन का नेता जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है उसके बाद फिर बात आती है लाग लपेट करने की, धन्यवाद देने की, है ना? तो सरकार के जो नुमाइंदे होंगे, जो विपक्ष का, वो सत्ता पक्ष का जो नेता होगा, सदन का नेता जिसको कहते हैं, वो भी धन्यवाद देगा कि राष्ट्रपति ने अपने चरण कमल सदन में लेके आए, अपना अमूल्य समय निकाला, है ना? और उन्होंने जो बातें कही ये हमारी सरकार को प्रेरणा देती हैं कि हम और अच्छे से काम करें। तो ये उसके पुलंदे कसीदे जाएंगे और राष्ट्रपति को उनके इस वक्तव्य के लिए जो उन्होंने पढ़ा है, ये सबको नहीं पता होता कि वो जो पढ़ा है वो उन्होंने लिखा है जो धन्यवाद दे रहे हैं, है ना? तो वो वहां पर धन्यवाद देते हैं। और विपक्ष आएगा तो क्या करेगा? विपक्षी भी धन्यवाद देगा, सत्ता पक्ष भी देगा। भाई सबको मौका मिलता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, दोनों के सदन के नेता है, दोनों के विपक्ष के नेता है, तो 2 यहाँ देंगे धन्यवाद, 2 वहां देंगे, 2 पक्ष, एक पक्ष का यहाँ होगा, पक्ष के वहां होंगे। तो जो विपक्ष के जो लोग होंगे जो धन्यवाद देंगे, उनके धन्यवाद देने के तरीके अलग होंगे, है ना? अपन कहते मखमली मारना, है ना? जोर का झटका धीरे से लगे, अपन बोलते हैं ना, ऐसी चीजें, है ना? तो यहाँ जो विपक्ष के लोग जो धन्यवाद देंगे वो होगी तो शालीनता,
लेकिन शब्दों में कठोरता होगी। समझ में आना, शब्दों में क्या होगी, कठोरता होगी कि काश यदि सरकार ने इस कदम को उठाने के पूर्व इस कदम पर भी विचार किया होता तो ज्यादा सही होता। हाँ, तारीफ के साथ बुराई, है ना। तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है, एक्चुअली ये भी एक प्रकार से सरकार के ऊपर नियंत्रण होता है। अब नियंत्रण दूसरे अर्थों में और समझते हैं कि जब राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण पेश कर देता है, उसके बाद वो अभिभाषण और ये धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पास होना चाहिए। जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, इसकी मतलब ये चूंकि सरकार रखती है, विपक्ष तो रखेगी, विपक्ष को क्या मतलब, सरकार ही रखेगी, तो सरकार जब सदन में पेश करेगी तो ये पास होना चाहिए। और यदि ये धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ, अपनी पीड़ा तो निकाल देते हैं, लेकिन पास तो करनी पड़ेगा भाई, राष्ट्रपति वाला मामला है, कौन उनके एंटी में जाएगा। तो धन्यवाद प्रस्ताव को पास करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और यदि सरकार इसको पास नहीं कर पाई, इसका मतलब है कि सरकार अल्पमत में है। समझ में आना, देखो सरकार को कहां कहां खतरा होता है। अल्पमत में इसका मतलब क्या हुआ कि विपक्ष हावी हो जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, मतदान करा देगी, सरकार को बर्खास्त कर देगी। क्यों? क्योंकि आपके सदस्य इसके लिए तैयार नहीं है। बजट पेश किया जाता है, बजट यदि पास नहीं हुआ तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। सरकार के द्वारा जो सरकारी विधेयक सदन में पेश किए जाते हैं, उनको पास कराने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। यदि वो पास नहीं करा पाए, इसका मतलब है कि आपकी सरकार अल्पमत में है, फिर अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। मतलब सरकार को घेरने के सदन के सदस्यों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। समझ में आना, तो एक ऑप्शन ये भी है। समझ में आना, तो ये धन्यवाद प्रस्ताव एक प्रकार से बड़ा पॉजिटिव वर्ड लगता है, लेकिन जब विपक्ष इसकी पेश करता है या विपक्ष जब धन्यवाद देता है तो उसका लहजा थोड़ा सा दूसरा होता है। लेकिन अंततोगत अपन ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार से संसदीय जो प्रक्रिया है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने से संबंधित है। ठीक है, एक और बात होती है इसमें औचित्य प्रश्न। औचित्य प्रश्न, इसको भी प्रस्ताव के रूप में लाया जाता है। ये भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। औचित्य प्रश्न, औचित्य प्रश्न का मतलब होता है सदन में जब कोई कार्यवाही चल रही हो या उस कार्यवाही से संबंधित, उस मामले से संबंधित सरकार का कोई मंत्री अपना वक्तव्य दे रहा हो, है ना। कई बार मंत्री, मैंने आपको पहले ही बताया कि मंत्री विषय से भटक जाते हैं, सदन को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, सारी चीजों को गुमराह करने के लिए उनकी अपनी अपनी एक रणनीति होती है कि हमें सदन को किस दिशा में ले जाना है, वो अपनी पूरी एक्सरसाइज करके चलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि सदन के सदस्य को लगता है कि सरकार गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो वो एक प्रश्न उठा सकता है कि इस मामले का, इस वक्तव्य का, इस उद्बोधन का क्या औचित्य है सदन में देने का। समझ रहे हैं ना आप बात के लिए, मतलब प्रश्न किस पर उठा दिया जाएगा, सरकार के ऊपर, मंत्री के ऊपर, कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल विषय से अलग है, इसका औचित्य क्या है। हम बात कर रहे हैं, जब मामला जम्मू कश्मीर पर चल रहा है और आप गुजरात की बात करने लगो या महाराष्ट्र की बात करने लगो, तो क्या मतलब है भाई। बात गांधी की चल रही है और राहुल गांधी पे आ जाएं आप, या सोनिया गांधी को क्रिटिसाइज करने लगे, तो क्या क्या औचित्य है सब चीजों का। तो यहाँ पर संसद का जो सदस्य होता है वो मंत्री सरकार के वक्तव्य के ऊपर, उसकी भाषा के ऊपर एक औचित्य खड़ा कर सकता है, प्रश्न उठा सकता है। तो जो प्रश्न उठाया जाता है वो भी एक प्रकार से संसद का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण है। क्लियर ना। तो ये क्या हो गया अभी, कौन से प्रस्ताव थे ये, जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सामान्य प्रस्ताव। इनका संबंध जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण से नहीं है, इनका संबंध है लोक महत्व के विषयों पर, साधारण महत्व के विषयों पर, या जो विशेष मामले हैं उनके ऊपर सदन का ध्यान आकृष्ट करना, उस पर विधि का निर्माण करना और उसके ऊपर निर्णय लेना। ठीक है, सबसे पहला होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव,
कटौती, एक शब्द लिखा है कटौती, किसी चीज को काट देना, किसी चीज को रोक देना, है ना। ये एक्चुअली ये जो प्रस्ताव होता है ये सदन में तब लाया जाता है जब वाद विवाद की सीमा बढ़ जाती है। वाद विवाद की जो सीमा रेखा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अनावश्यक सदस्य लगे हैं अपनी बातें करने में, है ना। सदन में हर सदस्य को विशेषाधिकार होता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की पूरी आजादी होती है, और पूरी खुन्नस वो है सदन में उतारते हैं। और ऐसे में समय का वो सदन का जो समय है वो भी बेकार होता है, सारी की सारी चीजें बेकार होती हैं, है ना। तो ये जो प्रस्ताव है ये वाद विवाद की सीमा जब बढ़ जाती है तब लाया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि अब वाद विवाद के बाद होता है मतदान। कोई भी प्रस्ताव हो, कोई भी विधेयक हो तो क्या होता है, पहले वाद विवाद होता है, उसके बाद फिर सदन मतदान करती है, फिर निर्णय हो जाता है। तो इस वाद विवाद की सीमा को खत्म करके सीधा क्या करवाओ, मतदान। बात समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं। कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है कि वाद विवाद हो गया भाई, जितना होना था, सत्ता पक्ष ने भी बात कर ली, विपक्ष ने भी कर ली, अब तो भाई अध्यक्ष महोदय डायरेक्ट क्या करवाइए, मतदान करवाइए आप, ठीक है। ये कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य, और दूसरा होता है घटकों में कटौती, घटकों में कटौती। और तीसरा होता है, शब्द बड़ा खतरनाक है, कंगारू। और चौथा होता है गिलीटॉन, गिलेटिन। गिलेटिन प्रस्ताव, कंगारू प्रस्ताव, घटकों में कटौती प्रस्ताव, 4 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। देखिए ये 2 चीजें पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में। ये तो सामान्य है ना, नाम ऐसे खतरनाक लग रहा है, कंगारू और गिलेटिन, है ना। सामान्य का मतलब होता है साधारण तरीके से वाद विवाद को खत्म करो और मतदान कराओ, क्लियर। ये हो गया सामान्य। घटकों में कटौती का मतलब होता है कि सदन में जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी विधेयक हैं, उन सारी की सारी चीजों को सूचीबद्ध कर देना और फिर एक एक को उठाओ, वाद विवाद करो और मतदान करो। क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तीसरा है कंगारू। कंगारू का मतलब होता है कि सारे प्रस्तावों को जो उठाइए आप, और उसमें से जो विशेष खंड हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 10 तक है, अब उसमें से ए की इंपॉर्टेंसी कम है, सी की ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी ए में अपना समय खर्च कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप कि वो जो सारे के सारे जितने भी खंड हैं उसमें से जो विशेष खंड है उनको उठा लो और उन पर वाद विवाद करके उन पर मतदान कर दो। ये को कहलाता है कंगारू। कंगारू को आपने देखा होगा, ऐसा होता है, समझ में आया ना। मतलब महत्वपूर्ण चीजों को उठा लो, बाकी चीजों को डले रहने दो, ठीक है। इसके बाद गिलेटिन। गिलेटिन का मतलब होता है ऐसे प्रस्ताव जिन पर बगैर कोई वाद विवाद के, कई प्रस्ताव सदन में ऐसे होते हैं बगैर कोई वाद विवाद के ही मतदान करके उनको क्या कर दिया, पास कर दिया। अधिकारी के पास जब बहुत सारी फाइलें होती हैं तो बीच में कुछ ऐसी फाइलें घुसेड़ दी जाती हैं, क्योंकि अधिकारी पढ़ता तो नहीं है सब, अधिकारी क्या करता है, साइन कर देता है। तो बीच में ऐसी कुछ फाइलें घुसेड़ दी जाती हैं जो लंबे समय से विलंबित होती हैं या जिनमें विशेष फायदा संबंधित कर्मचारी को ज्यादा होना हो, तो वो साइन करते करते सब पे साइन कर देता है, और वो उस पर भी साइन कर देता है उसको बगैर पढ़े। तो बिल्कुल वही प्रक्रिया ये गिलेटिन है, समझ में आया ना। सारी की सारी चीजों को बगैर उसके पास कर देना, तो इसको कहा जाता है गिलेटिन। क्लियर हो गया ना कटौती प्रस्ताव। चलिए इसके बाद आइए, कटौती प्रस्ताव के बाद दूसरा जो प्रस्ताव है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण, देखिए इसको समझिए, बहुत प्यारी चीज है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, किसका ध्यान,
किसका ध्यान? सदन का। किसका? सदन का। सदन का ध्यान आकर्षित करना कब किया जाता है? तब किया जाता है जब कोई लोक महत्व का विषय, लोक महत्व का कोई विषय हो या कोई समसामयिक विषय हो, समसामयिक विषय हो। मान लीजिए लोकसभा में कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है जहां पर पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी टकराहट चल रही है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इनमें लगे हैं। अमित शाह फिर खड़े हो गए तो वो उन्होंने भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एक दूसरी सदन की लहर जो है वो दूसरी तरफ जा रही है। ऐसे में किसी सदस्य को पता चले कि पहलगाम में आतंकवादी अटैक हो गया, तो अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए उसको? पता चला उसको कि पहलगाम में आतंकवादी अटैक हो गया और इसलिए 27 लोग मारे गए, तो वहां क्या करना? प्रधानमंत्री से कहेगा क्या खड़े होकर, मोदी जी प्लीज अपने सूचना स्रोतों से पता करो वहां ऐसा ऐसा घटना घट गई? नहीं। किसको ध्यान आकर्षित करेगा? सदन का। समझ में आना? अर्थात जो गतिविधियां चल रही है उसको क्या कर दीजिए? रोक दीजिए आप। और इस मसले पर, यह समसामयिक जो घटना घटित हो गई जिसकी बहुत जरूरत है सदन को चर्चा करने की, इस पर ध्यान कीजिए। मतलब ध्यान आकृष्ट करना सिर्फ। समझ में आना? क्या करना? ध्यान आकृष्ट। काम रोका नहीं उसने, जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन उसी बीच उसने सदन का अपनी महत्वपूर्ण बात के ऊपर उसने ध्यान आकर्षित किया। इसको कहा जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब उस पर सदन ध्यान दे अथवा बिल्कुल ना दे, क्लियर? ये मुद्दा नहीं है, लेकिन उसने अपना प्रस्ताव पेश करके सदन को ये बताया कि ये जो प्रक्रिया चल रही है इससे कहीं ज्यादा इस पर सदन की राय, सदन को चर्चा करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? ध्यान आकर्षण। इसके बाद आता है स्थगन प्रस्ताव। यहां कराया क्या? ध्यान। आप हमारी तरफ ध्यान दो, ठीक है? आप नहीं, मतलब अपन इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान आकर्षण की बात कर रहे हैं। ध्यान आकर्षण में क्या कर दिया? सदन का हमने सिर्फ ध्यान आकर्षित कराया। अब सदन ने उस बात को माना नहीं माना ये कोई मैटर नहीं था। कई बार क्या होता है कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, कोई महत्वपूर्ण मामला होता है, समसामयिक कोई घटना होती है जिस पर सदन की राय की जरूरत होती है, तो एक ऐसा प्रस्ताव भी पेश किया जाता है जिसको कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। अर्थात जो काम चल रहा है उसको क्या कर दो? रोक दो। क्या कर दो? इस काम को स्थगित कर दो या रोक दो और इस पर चर्चा कीजिए आप। क्लियर ना? समझ गए ना दोनों में अंतर? हमने अभी ध्यान आकर्षित कराया था, सदन ने मानी बात नहीं मानी ये कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव सदन में सदन को अपनी कार्यवाही रोकनी पड़ेगी और जो प्रस्ताव उसने रखा है उसके ऊपर सदन की विचार विमर्श किया जाएगा और ये लगभग 2-2.5 घंटे तक चलता है इस पर। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है इसे संसदीय प्रक्रिया में शामिल किया गया, लेकिन ये भारत का नवाचार है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। कल भी एक नवाचार मैंने बात की थी, किसकी? शून्यकाल की। शून्यकाल भारत का नवाचार था जो 1965 में शुरू किया था। हाँ सॉरी 62। हाँ ओके 62 है। ध्यान, शून्यकाल जो भारत ने नवाचार शुरू किया था वो शून्यकाल 1962 में शुरू किया था। और एक दूसरा नवाचार ये है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। पहले ये तो पहले से था, लेकिन इसको नए तरीके से लॉन्च किया और ये किया था 1954 में, 1954 में। पूछा जा सकता है आपसे कि संसदीय प्रक्रिया में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नवाचार कब अपनाया गया, तो 1954 ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थगन प्रस्ताव। इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाइए आप। आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। अब देखिए इन सब चीजों से ये पता चलता है कि सदन में क्या चलता रहता है।
अब सोचो, ध्यान आकर्षित कराया फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना। स्थगन, अपन ने काम रोको प्रस्ताव रखा, स्थगन प्रस्ताव रखा कि आप अपना काम रोक दो, फिर भी हो सकता है सदन ने न रखो, तो भैया आधे घंटे दे दो यार, समझ रहे ना भाई, ये 2-2.5 घंटे लगेंगे इसमें, तो कम से कम आधे घंटे दे दो किसी मुद्दे को लेकर, उस पर हम चर्चा कर लें, है ना। तो अल्प समय के लिए सदन को काम रोक के उस पर्टिकुलर मसले पर चर्चा करना, ये कहलाता है आधा घंटे की चर्चा, ठीक है। चलिए, एक होती है अल्पकालिक चर्चा। अब आधे घंटे की चर्चा और अल्पकालिक चर्चा में क्या अंतर है? अल्पकालिक चर्चा का मतलब होता है ये तो आधे घंटे का हो गया, ये 2.5 घंटे का हो गया, ये तो आकर्षित ही कर रहा है। अल्पकालिक का मतलब है कुछ समय, वैसे अल्पकालिक का टाइम होता है 2 घंटे, कितने कम से कम 2 घंटे तो दे दो, है ना। यदि भाई जब आधा घंटे नहीं दे रहा तो 2 घंटे काय को देगा, तो पहले वो 2 घंटे मांगेगा, और जब 2 घंटे में नहीं देगा तो भैया आधे घंटे दे दे यार, है ना, तो वो आधे घंटे की चर्चा हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बस ठीक है, ओके। इसके बाद ये हुआ कितना, ये कितने हो गए, प्रस्ताव हो गए। प्रस्ताव के बाद अब क्या रह गया, सिर्फ संकल्प। संकल्प को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समझिए। मैंने इसके बारे में आपसे कहा था कि साधारण लोक महत्व के जो विषय होते हैं, इनको लेके संकल्प पेश किए जाते हैं, और ये संकल्प जो है सरकारी भी होते हैं और गैर सरकारी भी होते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है सांविधिक। अब ये सांविधिक क्या होता है भाई? 3 प्रकार के संकल्प होते हैं, सरकारी संकल्प होता है, गैर सरकारी, ये तो दोनों जानते हैं आप, और तीसरा होता है सांविधिक। इसको तो डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया। कई बार ऐसे कुछ संकल्प होते हैं जो सरकार के दिमाग में नहीं आ पाए, हो सकता है एक साथ सरकार के दिमाग में भी आ गए और सदस्य के दिमाग में भी आ गए, अर्थात सांविधिक में इनको दोनों को मिला दिया जाता है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों को मिला दिया जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये संसदीय प्रक्रिया में उपयोग होने वाले कुछ प्रस्ताव थे। विधेयक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्ताव सरकार पर दबाव डालने के लिए कौन कौन से यूज किए जाते हैं, सामान्य प्रक्रिया में कौन से यूज किए जाते हैं वो, और संकल्प, 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से ये संसद की सारी प्रक्रिया आपके सामने है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी गंभीरता से आपने सुना, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।